तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि MTS 2022 के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और हमारे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो हम जो वीडियो लेके आ रहे हैं ये बहुत ही हमारा रैपिड रिवीजन रहेगा, जिसमें आपको प्रीवियस एग्ज़ाम्स में या प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ही आसानी से यहाँ पे समझाया गया है और जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि ये आपको ये पता होगा कि इसमें इस बार क्या हो रहा है कि MTS का जो एग्ज़ाम है इसमें हवलदार की वैकेंसीज़ को भी ऐड कर दिया गया है, जिससे जो वैकेंसीज़ की संख्या थोड़ी ज़्यादा हो गई है और सिलेक्शंस के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ऐसे ही करके हम लोग कुछ ही दिनों में सारे जो रैपिड रिवीजन करेंगे और उनको तैयार करेंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, छोटा सा काम है आपके लिए कि आप लोग जल्दी से इस वीडियो को देखेंगे आगे, और वीडियो को कंप्लीट करने के बाद तुरंत जो आपने आज सीखा है इसका रिवीजन करने के लिए आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे जो आपने आज क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं उसी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आपको तुरंत उस पर क्लिक करना है और उस क्विज को तुरंत अटैम्प्ट करना है और देख लेना है कि आपकी तैयारी कितनी है। और एग्ज़ाम जब आप हॉल में जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तब आपको ये जो क्विज़ है वो लगा करके ज़रूर जानी है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेकर के, जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे भी गए हैं और जिनके आने वाली शिफ्ट्स में जो एग्ज़ाम्स होंगे MTS में उसमें पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो पहला जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है आपका एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब। यानी कि जैसे कि इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब का मतलब होता है जैसे किसी की अगर कोई कब्र है, ये आपको कब्र दिख रही है, इस साइड दिख रही है, और कब्र पर जो चीज़ें लिखी हुई, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द अमेरिकन ड्रीम, ये लिखा हुआ है, तो यानी कि जो चीज़ें या जिस चीज़ के बारे में जो कब्र है, जिसके बारे में वो कब्र है और उसकी जानकारी जो कब्र के ऊपर लिखी होती है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको लिए आपके पास पहला ऑप्शन है एस्पियोनेज, दूसरा है एपिलॉग, तीसरा है आपसे एपिटाफ और फोर्थ है आपका एलेजी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब ये जो होता है इसको कहा जाता है एपिटैफ। क्या कहा जाता है? एपिटैफ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फीलिंग इनसाइड विच यू टेल्स यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ये देखो, जैसे कि आप खड़े हुए हैं, ये आपको दिख रहा है, ये आप खड़े हुए हैं और आपको एक तरफ ये आपका पॉजिटिव है और एक तरफ आपका नेगेटिव है। यानी कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। आपका जो ब्रेन है, जो गलत ब्रेन है वो आपको इस डायरेक्शन में ले जा रहा है, जो आपका राइट ब्रेन है वो आपको इस डायरेक्शन में ले जा रहा है। तो यानी कि आप कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं। तो इस सिचुएशन को या इस स्थिति को क्या कहा जाता है? क्लेवरनेस, कंसाइंसनेस, या फिर कहा जाता है फियर। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप जब भी ऐसी सिचुएशन में होंगे कि फीलिंग इनसाइड, अंदर से आप फील करें, विच यू टेल्स यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत है, इस सिचुएशन को कहा जाता है कॉन्साइंस। क्या कहा जाता है भैया? कॉन्साइंस। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा रिलीज ऑफ ए प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। यानी कि किसी इंसान को जब जेल से छोड़ा जाता है किसी कंडीशंस को लेकर के कि आप जेल के बाहर तो रह सकते हैं लेकिन आपको ये जो कुछ कंडीशंस हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो ऐसी स्थिति में क्या उसको क्या कहते हैं हम लोग? पैरोल, पार्ले, पैराडन या फिर एक्विटल। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है पेरोल। यानी कि जब कोई इंसान इस प्रकार से निकला हुआ है जेल से बाहर, तो यानी कि वो किस पर निकला हुआ है? पेरोल पे निकला हुआ है। किस पे निकला हुआ है? पेरोल पे। ठीक है भैया, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा लॉस ऑफ मेमोरी। यानी कि जब किसी इंसान की मेमोरी चली जाती है, यानी कि किसी हादसे के कारण चली जाती है, कोई और रीज़न भी हो सकता है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपके लिए एम्ब्रोशिया, दूसरा है एमनेशिया, तीसरा है इंसोम्निया और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास फॉरगेटिंग। तो इस स्थिति को कहा जाता है एमनेशिया। क्या कहा जाता है भैया? एमनेशिया। यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, यानी कि आपको कोई मदद करने वाला भी नहीं है तब भी आप संघर्ष करते चले जा रहे हैं। इसको एक बार में हम लोग क्या कहेंगे? फ्लाउंडर, फाउंडर, फंबल या फिर फिंगर। तो ऐसी स्थिति में जब आपकी कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है तब भी आप लगातार कंटिन्यू संघर्ष करते चले जा रहे हैं, इस सिचुएशन को कहा जाता है फ्लाउंडर। क्या कहा जाता है भैया? फ्लाउंडर। तो आप लोगों को भी, आपको पता है आसपास कोई हेल्प करने वाला नहीं है, ना ही रिलेटिव्स हमारे काम आते हैं, ना कोई काम आता है, तो आप लोगों को अपने आप पे भरोसा रखना है और अपने आगे तैयारी को मजबूत करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा टू रिनाउंस अ हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल। रिनाउंस का मतलब होता है हटा देना। किसी उच्च पद से या किसी हाई अथॉरिटी से जब किसी को हटा दिया जाता है या उस पर कंट्रोल कर लिया जाता है, इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है एबडक्ट, दूसरी ऑप्शन है एबंडन, तीसरा ऑप्शन है आपके पास ये दोनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन दोनों सेम ही हो चुके हैं, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास एब्डिकेट। तो जब किसी को हाई पोजीशन निकाल दिया तो उसको कहा जाता है एब्डिकेट कर दिया गया। क्या कर दिया भैया? एब्डिकेट। ओके,
बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, नॉट टू बी मूव्ड बाय इंट्रीटी। इंट्रीटी का मतलब होता है विनती करना। क्या होता है भैया? विनती करना। यानी कि जब आप किसी से विनती भी कर रहे हैं कि यहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाइए, और फिर भी वो मूव कर रहा है, नॉट टू बी मूव्ड बाय इंट्रीटी, बल्कि विनती करने के बावजूद भी मूव ना करना, ठीक है। तो इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है रिगोरस, सेकंड ऑप्शन है नेग्लिजेंट, थर्ड ऑप्शन है इनएक्सोरेबल, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास डेस्पोटिक। तो ऐसी स्थिति कहलाती है इनएक्सोरेबल। क्या कहलाती है भैया? इनएक्सोरेबल, ठीक है। तो नॉट टू बी मूव्ड बाय इंट्रीटी, इट इज कॉल्ड इनएक्सोरेबल। क्या कहते हैं? इनएक्सोरेबल। ओके, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल। यानी कि कोई भी चीज़ आपके पास इस प्रकार से दी गई है, जैसे आप देख रहे हैं ये मिरर में क्या रखा हुआ है, कुछ सैंपल्स रखे हुए हैं। ऐसी चीज़ जो केवल सैंपल के रूप में, दिखाने के रूप में हमको दी जाती है एक्चुअल में कि ऐसा चीज़ ये दिखने पर ऐसे दिखती है, तो उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है स्पेसिफिकेशन, सेकंड ऑप्शन है स्पेक्टर, थर्ड ऑप्शन है स्पेक्टिकल, एंड फोर्थ वन इज स्पेसिमेन। तो जब कोई चीज़ हमको एक केवल सैंपल के रूप में दिखाई जाती है उसको कहा जाता है स्पेसिमेन। क्या कहा जाता है? स्पेसिमेन। अक्सर जो बुक्स वगैरह आती थी वो भी स्पेसिमेन बुक्स आती थी, स्पेसिमेन कॉपी आती थी। तो ये केवल जिनका काम होता है केवल देखने के लिए, तो यानी कि ये स्पेसिमेन है हमारे पास। क्या रखे हैं? स्पेसिमेन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, टू प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट। प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट मतलब कि अगर जैसे जो नेता लोग होते हैं हमारे, वो जब वोट उनको लेने होते हैं जनता से, तो वो कई प्रकार के प्रपोजल आते हैं कि जब हम जीत जाएंगे तो हम क्या ये करवाएंगे, जब हम जीत जाएंगे तो वो करवाएंगे। तो ऐसे कई प्रकार से आपके सामने प्रपोजल्स आते हैं कि अगर हम जीत गए तो रोड डलवा देंगे, वो कहते हैं हम जीत गए तो बेरोज़गारी दूर कर देंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इस प्रकार की जो नीति होती है, प्रैक्टिस होती है, उसको क्या कहते हैं? इलेक्शन कहते हैं, रेफरेंस कहते हैं, पॉपुलरिटी कहते हैं, या फिर रेफरेंडम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको बताना। जल्दी सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका रेफरेंडम। क्या है? रेफरेंडम। थोड़ा हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको प्रॉपर दिखे, ठीक है। तो इसको कहते हैं रेफरेंडम, ठीक है। तो जो ऑप्शन 4 है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिक्वेट एंड प्रोसीजर। यानी कि कोई चीज़ जो आप कर रहे हैं सही तरीके से कर रहे हैं, एक प्रोसीजर के साथ कर रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है? स्टेटमैनशिप, या फिर डिप्लोमेसी, या नेक्स्ट वन इज़ हायरआर्की, एंड लास्ट वन इज़ प्रोटोकॉल्स। तो आप देखिए, जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी तरह चीज़ों में काम करते हैं, तो वहाँ के कुछ नियम और कानून होते हैं और उनको फॉलो करना वो उनके प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत आता है। तो कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिक्वेट एंड क्या लिखा है? प्रेसिडेंस, ठीक है। किसी चीज़ को आप नीतिगत फॉलो कर रहे हैं तो यही उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स। तो यानी कि 4th ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज। जैसे आप यहाँ पे इस इंसान को देख रहे होंगे, ये जो इंसान है, ये देखो, ये जहाज़ के नीचे छिपे हुए हैं। क्यों छिपे हुए हैं? क्योंकि ये जहाज़ के ऊपर इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि इनको किराया ना देना पड़े। तो वह यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज, मतलब कि फ्री जाने के लिए जो छिप कर आते हैं, चाहे हवाई जहाज हो चाहे आपका शिप हो, उनको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कंपोजिटर, सेकंड ऑप्शन स्टोकर, थर्ड है स्टो अवे, एंड फोर्थ वन इज शिप रेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसको कहा जाता है स्टो अवे। क्या कहा जाता है भैया? स्टो अवे। तो जो ऑप्शन 3rd है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्लूज अवेलेबल एट अ सीन। जैसे कोई क्राइम होता है, ठीक है, वहाँ पे कुछ ना कुछ क्लूज छूट ही जाते हैं। अक्सर आपने फिल्मों में या कहीं ना कहीं देखा होगा कि अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है तो कोई ना कोई क्लू हमको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो जो क्लूज अवेलेबल होते हैं किसी सीन पर उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सर्कमस्टेंशियल, सेकंड ऑप्शन है डेरिवेटिव, थर्ड ऑप्शन है आपके पास इन्फेरेंशियल, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास सजेस्टिव। तो आपको बताना है कौन सा आंसर करेक्ट होगा, जल्दी सोचिए। तो क्लूज अवेलेबल ऑन अ सीन, इट इज़ कॉल्ड सर्कमस्टेंशियल। क्या बोलते हैं? सर्कमस्टेंशियल। तो यानी ऑप्शन जो 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून। अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून यानी कि आपका जो अच्छा भाग्य है, आपने जिसके बारे में सोचा ही नहीं था और वो आपको मिल जाए। जैसे आपने कभी नहीं सोचा था कि हम इस तरीके से, ऐसे आप फोटो में देख पा रहे हैं कि आप ऐसे पहाड़ों में घूम रहे हैं, वादियों में घूम रहे हैं, और अचानक से आपको ऐसा मौका मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप वहाँ पे मौका मिल गया कि आप यहाँ पे जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट घूम सकते हैं। तो ऐसा जो आपने सोचा ही ना हो, आपके साथ कुछ ऐसा अच्छा हो जाए, इसको क्या कहते हैं? विंडफॉल कहते हैं, फिलैंथ्रॉपी कहते हैं, बेनेवोलेंस कहते हैं, या फिर टर्न स्टाइल कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका विंडफॉल। क्या है? विंडफॉल। बिल्कुल हवा में सही होगी ये पूरी बात हमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, एन एमोल्यूमेंट ओवर एंड अवे, यहाँ पे अबव होना चाहिए था, इनकम और सैलरी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए एक बार दोबारा से।
एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं सही लिखा हुआ है कि नहीं। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एन एमेलुमेंट ओवर एंड अबव फिक्स्ड इनकम और सैलरी, यानी कि जो आपकी सैलरी है, जो इनकम है, उसके बाद ऊपर जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं, जैसे आपके जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, यहाँ पे पहले तो आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे जो वो ये अबव होगा, क्या होगा ये अबव, ये देखो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ अबव होगा, ठीक है। चलिए, तो उसको क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन है आपके पास, उसको ऑनरेरियम बोलते हैं, सेकंड है सेनेसिक्योर बोलते हैं, थर्ड ऑप्शन है परक्यूसाइड बोलते हैं, फोर्थ है आपका पैरोग्रेटिव बोलते हैं। तो आपको बताना है कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है थर्ड ऑप्शन, यानी कि परक्यूसाइड। क्या है भैया, परक्यूसाइड, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो जो एक फिक्स सैलरी के ऊपर हमको जो बेनिफिट्स मिलते हैं, एमेलुमेंट्स मिलते हैं, उनको परक्यूसाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, द एनिमल्स ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन, किसी एक खास प्रकार के क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। तो आप फोटो में साफ देख पा रहे हैं, उनको क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं, म्यूजियम कहते हैं, जू कहते हैं, या फिर फोना कहते हैं। तो खास जगह के जो एनिमल्स होते हैं दैट इज़ कॉल्ड फोना। क्या कहते हैं, फोना। यहीं से आप फ्लोरा भी याद कर लीजिए, जो प्लांट्स होते हैं उनको फ्लोरा के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा इसका करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, फोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड, यानी कि जो मानव जातियां हैं उनके बारे में जो अध्ययन करते चले, यानी पुराने आज से हज़ारों लाखों साल किस प्रकार के लोग रहा करते थे, उनके बाद जो राजा महाराजा वो कैसे रहा करते थे। तो यानी कि जो मानव जातियां हैं उनके बारे में अध्ययन करने की जो विज्ञान है उसको क्या कहते हैं, जेनोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है एथनोलॉजी, एंड फोर्थ ऑप्शन है सोशियोलॉजी। तो इस प्रकार की चीज़ें कहलाती हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा जो करेक्ट हो जाएगा एथनोलॉजी। क्या कहते हैं, एथनोलॉजी। ओके भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन। डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन का मतलब होता है कि एक तरीके से विरोध करना। क्या करना, विरोध करना। तो जब आप किसी का विरोध कर रहे होते हैं तो उस प्रकार की चीज़ को क्या कहते हैं, कोई मुझे बताएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है आपका इंटरप्शन, सेकंड ऑप्शन है आपके पास इंटरोगेशन, थर्ड है इंटरनमेंट, एंड लास्ट वन इज इंटरमेंट। तो ध्यान से पढ़ना है, इंटरनमेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन थर्ड। कौन है भैया, ऑप्शन थर्ड। जो स्पेलिंग विशेष ध्यान रखना, INTERN, ये ध्यान रखना, MENT। तो एक आपके पास इंटरमेंट लिखा हुआ है, एक इंटरमेंट लिखा हुआ है, तो केवल N का फ़र्क है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंटरमेंट, यानी कि डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन, किसी का आप विरोध कर रहे हैं, इस प्रकार की सिचुएशन को इंटरमेंट कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, एन अंडरहैंड डिवाइस रिसोर्टेड इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट। अंडरहैंड डिवाइस टू रिसोर्टेड इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, जो किसी के साथ गलत हुआ है उसके बारे में पता लगाने के लिए जो डिवाइस है उसको क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है हमारे पास, सब्टरफ्यूज, मैन्यूवर, और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रैटेजम, एंड द लास्ट वन इस हमारे पास ऑप्शन है कॉम्प्लिसिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सब्टरफ्यूज। क्या होगा भैया, सब्टरफ्यूज, यानी कि जो ऑप्शन 1 है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, वन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीफ्स विच इज ही थिंक्स इज मिस्टेकन और अनवाइज। यानी कि वन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीफ, यानी कि जो पॉपुलर बिलीफ्स हैं, विश्वास हैं, विच ही थिंक्स इज मिस्टेकन और अनवाइज, जो कहते हैं ये तो फालतू में ही बन गए हैं। जैसे अक्सर आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि यहाँ पर जैसे आप एक कार्टून देख पा रहे होंगे कि कोई कपड़े मान लो इस प्रकार से पहना हुआ है, कोई कपड़े के पहनने का तरीका ये है, किसी कपड़े पहनने का तरीका ये है, किसी कपड़े पहनने का तरीका ये है, तो उसको ही कहते हैं कि नहीं ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कोई कहता है ऐसे ये ठीक है, कोई कहता है ये और ठीक है, कोई कहता है ये और ठीक है। तो हम किसी को जज नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कपड़ों के, ये तो खैर पर्सनल बात हो गई। लेकिन उसको क्या कहते हैं, वन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीफ्स विच ही थिंक्स इज मिस्टेकन और अनवाइज, उस इंसान को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन में फिलिस्टीन, इकोनोक्लास्ट, या इम्पोस्टर, या फिर कहा जाता है कैनिवल। तो आपको बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इकोनोक्लास्ट। ठीक है, क्या होगा, इकोनोक्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, ऐसी चीज़ जिसको डिस्क्राइब करना पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि उसके बारे में जानते नहीं है तो वो असंभव है वो चीज़ हमारी डिस्क्राइब करना। तो उसको क्या कहते हैं, इमिरेकुलस, इनएफेबल, स्टम्पेंडुअस, या फिर एपेलिंग। तो आपके पास 4 ऑप्शन, इनमें से आपको बताना है। उसको कहा जाता है इनफेबल। क्या कहते हैं हम लोग, इनफेबल। तो यानी जो सेकंड ऑप्शन होगा वो बिल्कुल हमारा कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, यानी कि ऐसी सरकार जहाँ पे पूरी गवर्नमेंट किसके द्वारा चलती है, अधिकारियों के द्वारा चलती है, उसको क्या कहते हैं, ओलिगार्की, एरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, या फिर ब्यूरोक्रेसी। तो आपको ध्यान रखना होगा, उसको कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया लोग। अब यहाँ पे कई प्रकार की गवर्नमेंट दी गई हैं, एरिस्टोक्रेसी है, प्लूटोक्रेसी है, एलिगार्की है। तो इनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में खुद बताएंगे कि ये किनकी गवर्नमेंट को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, वन हु वॉक्स इन स्लीप, एक ऐसा इंसान जो सोते समय चलता है। ये दिख रहा है, सो रहे होते हैं, नींद आ रही होती है और चल रहे होते हैं, उस इंसान की ये बीमारी होती है, उस इंसान को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है
सोमनैम्बुलिस्ट, दूसरा ऑप्शन है ईगोइस्ट, थर्ड ऑप्शन है सोमनैम्बुलिस्ट और फोर्थ ऑप्शन है अल्ट्रुइस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है, उसको कहा जाता है सोमनैम्बुलिस्ट। क्या कहते हैं? सोमनैम्बुलिस्ट, यानी कि थर्ड ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखो, ये कन्या है, एक लेडी है जो कि सोते हुए चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साफ साफ ये लिखा हुआ है सीप, सुड, सॉवर, इन, आ, सेड। तो ये देखो एस एस एस, सेम लेटर का प्रोनाउंसिएशन अगेन एंड अगेन हो रहा है। तो एक प्रकार का वैसे तो फिगर ऑफ स्पीच होता है, लेकिन हमें यहाँ पे बताना है उसको कहते क्या हैं। पन कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं, ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं, या फिर ऑक्सीमोरन कहते हैं। तो इसको एक प्रकार का आपका फिगर ऑफ स्पीच है, जब एक ही वर्ड आपको बार बार देखने को मिले तो दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। क्या कहते हैं इसको? एलिट्रेशन कहते हैं, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑक्सीमोरन भी आपका एक फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार है। क्या है ये? अलंकार है। और ऑक्सीमोरन का मतलब होता है किसी चीज़ को विरोध करना। क्या करना? विरोध करना। ठीक है। ऐसे एक हाइपरबोल भी होता है जहाँ पे चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है कि जैसे मैं आ रहा था, ट्रेन सामने देखी, मैंने उसको फूंक मार दी और वो गिर गई, है ना। तो पता है साफ साफ फेंक रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड हाइपरबोल। फिलहाल हम बात करेंगे एलिट्रेशन की, जहाँ पे सेम वर्ड सेम लेटर का प्रोनाउंसिएशन अगेन एंड अगेन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, आ स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट। एक ऐसा जो हमारी आँखों को देखता है, आँखों की क्या करता है, स्पेशल एक ऐसा इंसान जो आँखों को टेस्ट करता है कि आँखों में हमारी क्या कमी है, उसको ऑप्टिशियन कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, इसको इक्थियोलॉजिस्ट कहते हैं, या फिर न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आपके पास साफ साफ दिख रहे हैं चार ऑप्शंस में से कन्फ्यूजन हो रही है कि दो ऑप्शन में, इसको ऑप्टिशियन कहा जाता है या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। बताओ कन्फ्यूजन हो रही है कि नहीं हो रही है? तो जल्दी से इसको कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं हम लोग? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अब जब मान लो दोनों ही ऑप्शन आ जाए, अक्सर हम गलती में ऑप्टिशियन लगा देंगे इसको, जो कि गलत हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे फोकस करना है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, आई साइट लिखा हुआ है। आई साइट का मतलब होता है दृष्टि। क्या होता है? दृष्टि, कि हमारी आंखों की दृष्टि सही है या नहीं है, एक प्रकार का डॉक्टर, तो वो डॉक्टर कहलाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है। लेकिन जब आप चश्मा वगैरह बनवाने जाते हैं तब वहाँ पे वो चश्मा जब लेंस लगा करके चेक करता है कि किस चश्मे से आपको सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो दैट वन इज कॉल्ड ऑप्टिशियन। उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑप्टिशियन कहते हैं। तो ये कन्फ्यूज़ नहीं होना बिल्कुल भी आपको। ठीक है। तो जब आपके जो डॉक्टर्स होता है, दृष्टि आपकी नेत्र जो आंखों की देखने की क्षमता है उसको चेक करता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। और जो केवल आपका चश्मा वगैरह बनाने के लिए काम करता है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिशियन। ओके। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25 है हमारा, अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और अ रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक एरिया है और उस एरिया में यहाँ पे एक दीवार सी बना दी गई है कि जो बाढ़ का पानी है वो इस एरिया में इंटर ना करे। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? डैम कहते हैं, माउंट कहते हैं, डाइक कहते हैं, या फिर एम्बैंकमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकती है, एक आपके पास डैम लिखा हुआ है, एक आपका डाइक लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों का जो मतलब होता है वो होता है बांध। क्या होता है भैया? बांध होता है। लेकिन अब डैम कब आंसर लगाएंगे, डाइक कब लगाएंगे? तो जैसे यहाँ पे लिखा है फ्लडिंग एन एरिया, यानी कि किसी एरिया को फ्लड होने से बचाने के लिए जो दीवार तैयार की गई उसको कहा जाता है डाइक। क्या कहा जाता है? डाइक। तो यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड। लेकिन कहीं आपसे ये पूछ लिया जाए कि अ वॉल बिल्ट टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए अगर आप कोई दीवार बना रहे हैं तो उसको फिर डैम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? डैम। ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो 25 क्वेश्चन हमने जो किए हैं वो तैयार हो चुके होंगे। तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको एक क्विज की लिंक दी गई है, तो उसको आप क्लिक कीजिए और क्लिक करते ही जो आपने 25 क्वेश्चन पढ़े हुए हैं उनको तुरंत आप आंसर दीजिए और बताइए आपका स्कोर कितना बन रहा है, और जो उसको एनालाइज कीजिए बढ़िया से। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।